हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एंजल साइंस लेक्चर में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आज उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। केमिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, सब जानते होंगे। फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये जो पार्ट है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और अगर हम किसी भी बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वेटेज वाई बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो रखता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखता है। मतलब ये कि इसका जो वेटेज रहता है किसी भी एग्जाम में 40 to 45% लगभग यही से क्वेश्चन आते हैं। ये अकेला केमिस्ट्री में, ये अकेला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 40 to 45% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। और शेष दोनों में जो है वो बाकी का 55 to 60% यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेड जो रखता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखता है। और ये केमिस्ट्री में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड्स एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या अदरवाइज कोई भी एग्जाम हो, तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो हमारा पूछा जाता है किससे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आप देख भी सकते हो बोर्ड के एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस के व्यू से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इसको शुरुआत करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? तो सबसे पहले अगर बात करें तो टोटल अब तक के 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। टोटल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं और जिनके बारे में कुछ जानकारी अभी अधूरी भी है, लेकिन फिलहाल कहें तो 118 तत्व है। 118 तत्वों में से सिर्फ एक अकेला कार्बन एक ऐसा तत्व है, इनमें से एक कार्बन जो एक ऐसा तत्व है जिसने अपनी गुण और अपने प्रॉपर्टी के आधार पर इन्होंने एक अलग केमिस्ट्री बनाई है जिसको कहा गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक अलग अपना केमिस्ट्री को इतिहास रचा है, वो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अब जो है हम इनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बन का केमिस्ट्री को ही क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटा सा एक परिभाषा लिखते हैं हम लोग। परिभाषा के बाद इसका हम पूरा डिटेल्स देखते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा: रसायन विज्ञान का वह भाग जिसके अंतर्गत कार्बन एवं उनसे बने यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है। अर्थात केमिस्ट्री का वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उनसे बने हुए यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ वो कार्बन के बारे में और उनसे बने यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहला हमारा मुख्य है यहाँ पे कार्बन। तो सबसे पहला हम कार्बन का इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। कार्बन को किससे सूचित करते हैं? कार्बन, इसका संकेत C हो जाएगा। परमाणु संख्या जानते होंगे 6। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 6 परमाणु संख्या के बराबर। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। इसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी? 6 ही होगा। परमाणु द्रव्यमान, नेक्स्ट परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब प्रोटॉन कितना? 6 प्लस प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6, इतनी 12। ये क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया है, 2016 के एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में।
परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो किनके बराबर होता है? तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये दोनों के योगफल के बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, नेक्स्ट इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सी परमाणु संख्या 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2, ये होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो जो होता है हमारा बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या कहलाएगा? बाह्यतम कक्ष। जैसे अगर हम यहाँ पे कार्बन परमाणु की बात करें, ये हमारा कार्बन एटम हुआ और यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और नाभिक में जो रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन जो रहता है इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, ऐसा कि 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में अध्ययन किया होगा आप लोगों ने। और यहाँ पे जो होता है बाह्यतम कक्ष, ये जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो विभिन्न कक्षाओं में क्या करते रहता है? घूमते रहता है, गतिशील रहता है। तो यहाँ पे देखें, ये हो गया प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 2 ये सब जो बताता है वो कक्षा की संख्या बताता है। तो यहाँ पे जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यहाँ पे हाईएस्ट दूसरा 2 कक्षा आया है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, वो है 1s2। दूसरा कक्षा में कितना है? 2s2 और 2p2। तीसरा कक्षा तो आया ही नहीं है, तो इसके लिए ये तीसरा कक्षा नहीं होगा। तो अब दो ही कक्षा है, तो दो कक्षा का जो बाह्यतम कक्षा होगा वो दूसरा वाला ही कक्षा हो जाएगा। इसके बाह्यतम कक्ष यही हो गया, इसका बाह्यतम कक्ष, और ये 1 जो हो गया ये इसका अंदर वाली कक्षा हो गया। तो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 हो गया। इसका जो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बताता है वो कितना बंधन बनाएगा। तो अतः कार्बन जो होता है, नेक्स्ट इस आधार पे हम लिख सकते हैं कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है। कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, अर्थात कार्बन 4 बंधन बनाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो कार्बन की और डिटेल। कार्बन क्या है? कार्बन अधातु है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन पी ब्लॉक के तत्व है। देखे होंगे कार्बन, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे, यहाँ एस ब्लॉक, नीचे यहाँ पे डी ब्लॉक, और यहाँ पे रहता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के तत्व है, कार्बन पी ब्लॉक के तत्व है। इसके बाद कार्बन का जो है आवर्त, कार्बन द्वितीय आवर्त के तत्व है। कार्बन सेकेंड आवर्त तथा 14, या ये 14 जो होता है, समूह की संख्या जो 14 लिखते हैं, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आधार पे लिखते हैं। और यहाँ पे जो मैनली पीरियोडिक टेबल के अनुसार वो हो जाएगा 4th ए। कार्बन सेकेंड आवर्त तथा 14 समूह के तत्व हैं। कार्बन जो हो गया वो 14th समूह और सेकेंड आवर्त। अगर हम इस वाले लाइन को बोला जाता है आवर्त, इस वाले लाइन को बोला जाता है वर्ग या समूह, और इस तरह जो लाइन रहता है उसको बोला जाता है आवर्त। तो अगर आप यहाँ से इस तरह का प्रथम आवर्त हो गया, द्वितीय आवर्त में चलोगे, ठीक है, और इधर से जाएंगे हम मॉडर्न पीरियोडिक के आधार पर, यहाँ से होगा एस ब्लॉक, यहाँ डी होता है, यहाँ पे पी ब्लॉक होता है। यहाँ से हम देखें एस में 2 डब्बा होता है, 1 और 2,
1 और 2 ग्रुप यहाँ पे होता है S, और D यहाँ पे 10, और जैसा यहाँ पे हो जाएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद सॉरी एल्युमिनियम नहीं, बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या उपस्थित रहेगा, कार्बन समूह रहेगा। नेक्स्ट इसका जो देखेंगे हम वो देखते हैं कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप, अपरूप क्या है इसको जानते हैं। सबसे कार्बन के अपरूप में सबसे पहला हो जाएगा हीरा, सबसे पहला लिखेंगे हीरा जो कि कुचालक होता है, कुचालक। इसके बाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ये होता है सुचालक। इसके बाद ये जो होता है C16 फुलेरेन, C16 फुलेरेन। और भी होता है जैसे कि C16 फुलेरेन हो गया। इसके बाद जाकर के कोक होता है, चारकोल होता है, कोक, चारकोल, ETC, ये सब जो है इनके अपरूप है। अपरूप मतलब एक से अधिक रूप में पाए जाते हैं। ये कार्बन जो है इन सब के रूप में भी पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन का अपरूप। नेक्स्ट हो जाएगा विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता अपने अंदर निगेटिव आवेश को रखने की कैपेसिटी जो होता है वही कहलाता है इसका विद्युत ऋणात्मकता। तो कार्बन का जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वो 2.55 होता है। विद्युत ऋणात्मकता कार्बन का 2.55 होता है। कार्बन के नेक्स्ट देखेंगे समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। वो होता है, ये हो जाएगा C612, C613 और C614। ये 3 समस्थानिक होते हैं कार्बन के 3 समस्थानिक। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका होता है, कार्बन जो होता है वो जल में अघुलनशील होता है और कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? घुलनशील होता है। तो कार्बन जो होता है जल में अघुलनशील परंतु कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक मतलब विलायक हो गया। कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक विलायक में घुलनशील, घुलनशील होता है। और एक पॉइंट और इसका है, वो कार्बन जो होता है वह सहसंयोजी बंधन बनाता है। कार्बन जो भी कंपाउंड बनाता है वह सहसंयोजी बंधन के द्वारा ही बनाता है। तो कार्बन सहसंयोजी बंधन बनाता है, कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है। ये हुआ कार्बन का इंट्रोडक्शन। तो कार्बन का इंट्रोडक्शन में सबसे पहला फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसका इंट्रोडक्शन है, क्या क्या इनकी खूबियां हैं वो देखते हैं। कार्बन सबसे पहला इसको C से सूचित किया जाता है। ये जो कार्बन होता है यहाँ पे C हो गया, परमाणु संख्या यहाँ 6 हो गया और ये 12 होता है। इस तरह से कंप्लीट कार्बन का निरूपण इस तरह से किया जाता है। ये कंप्लीट निरूपण हुआ कार्बन का, परमाणु संख्या 6, परमाणु भार 12। इसके बाद परमाणु संख्या 6 जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या।
तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो हम बताते हैं किसी भी तत्व में। ये जो होता है ये कोई तत्व है जिसका नीचे Z और ऊपर A लिखा जाता है, नीचे Z और ऊपर A। ये जो A होता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है और Z परमाणु संख्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर Z होता है। जब क्या तत्व न्यूट्रल हो, उस पर कोई आवेश नहीं हो, तब इस तरह से होता है। फिलहाल इस तरह देखते हैं, प्रोटॉन की संख्या बराबर भी होता है Z, न्यूट्रॉन की संख्या होता है A माइनस Z। इसके द्वारा इससे हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6, परमाणु संख्या के बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो कभी कभी बहुत सारे ऐसे भी तत्व हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्या बराबर होती है, और कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है और न्यूट्रॉन की संख्या में होता है या अधिक होता है, उन दोनों से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ये न्यूट्रॉन की संख्या, वही बात लिखे, परमाणु द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन दोनों को ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा 12। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है कार्बन का 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉन की सजावट। तो इलेक्ट्रॉन कितना है 6, तो 1s2 2s2 2p2, तो 2 2 4 2 6 हो गया। अब बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये प्रथम कक्ष, ये द्वितीय कक्ष, द्वितीय कक्ष ही उसका क्या कहलाएगा, बाह्यतम कक्ष कहलाएगा। तो बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसी को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पे ही होता है बंधन। तो जितना बंधन होता है इसी को बोलते हैं हम टेट्रा वैलेंसी। कार्बन को क्या बोला गया, टेट्रा। जैसे होता है डाई मतलब 2, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, टेट्रा मतलब 4 होता है। तो कार्बन जो है टेट्रा वैलेंसी होता है। इसके बाद नेक्स्ट इसका गुण देखें, कार्बन एक अधातु है, कार्बन एक अधातु है। ये जो है पी ब्लॉक के तत्व हैं, ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। और अगर इसको आवर्त सारणी में ढूंढा जाए तो ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको सेकेंड आवर्त, मतलब इस तरह से जो रहता है उसको आवर्त बोलते हैं। ये पहला और दूसरा आवर्त में चलना है, और कौन सा समूह में चलना है, वो 14वां समूह में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आधार पे वो जो होगा 14वां में, 14वां और सेकेंड में यहाँ पे आपको कार्बन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन के अपरूप। अपरूप कार्बन जो है एक या एक से अधिक तत्व जो अलग अलग रूपों में पाया जाता है, विभिन्न रूपों में पाया जाता है, उसी को बोलते हैं अपरूप। कार्बन जो है विभिन्न रूप में, मतलब हीरा कार्बन का अपरूप है जो कि कुचालक होता है। कुचालक यहाँ पे जनरली हो गया विद्युत का, विद्युत कुचालक और सुचालक, ये वर्ड ही आता है विद्युत और उष्मा के लिए, तो वो दोनों के लिए हो गया। हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, और ग्रेफाइट भी है कार्बन के ही अपरूप जो क्या होता है, सुचालक होता है। इसके बाद C16 फ्लोरीन, फ्लोरीन होता है, वो भी हो गया कार्बन का अपरूप। कोक, चारकोल, पीटीसी, ये सब जो हो गए कार्बन के अपरूप हो गया। नेक्स्ट देखें हम लोगों ने विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब हो गया कि कोई भी तत्व है वो अपने ऊपर कितना निगेटिव आवेश को रख सकता है, वो रखने की कैपेसिटी ही कहलाता है उसका विद्युत ऋणात्मकता। इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वो 2.55 होता है। वैसे भी पढ़ा होगा फोनकल, याद होगा FONCL। ये जो फोनकल होता है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, ये होता है। और इसकी अगर विद्युत ऋणात्मकता भी देखें, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है 4.0 होता है। तो इसके आधार पे हम विद्युत ऋणात्मकता के अनुसार कार्बन का जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वो 2.55 होता है। नेक्स्ट देखिए कार्बन के समस्थानिक। समस्थानिक जो होता है परमाणु संख्या सेम और परमाणु द्रव्यमान अगर अलग अलग होता है तो उसी को बोला जाता है समस्थानिक। परमाणु संख्या सबका सेम और परमाणु द्रव्यमान सबका अलग अलग। तो कार्बन के 3 समस्थानिक C612, C613 और C614, ये 3 समस्थानिक हो गया। और इसके अगर विलेयता या फिर इसकी घुलनशीलता की बात करें तो कार्बनिक यौगिक या कार्बन जो होगा वो अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील होता है, परंतु कार्बनिक विलायक में क्या होगा, घुलनशील होगा। तो कहा जाता है लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब सेम सेम में घुल जाता है। मतलब ये कि कार्बनिक है तो कार्बन है तो वो कार्बनिक यौगिक में ही वो क्या होगा, घुलनशील होगा। नेक्स्ट है कार्बन सहसंयोजी बंधन बनाता है। कार्बन क्या करता है, सहसंयोजी बंधन, मतलब साझेदारी से वो अपना अष्टक पूरा करता है और वो अपना अष्टक पूरा करके बंधन बनाता है, और बंधन बना करके वो अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है,
तो कार्बन जो है वो सहसंयोजी बंधन बनाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन विथ हाइड्रोजन, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ किस तरह से बंधन बनाता है। तो यहाँ जो है सबसे पहले 11th में एक चीज में पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद जो केमिकल बॉन्डिंग आता है, केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन जो होता है वो हमेशा वो अपना बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, जिससे वो बोलते हैं उसका डुप्लेट पूरा करता है। और इसके अलावा सभी तत्व क्या पूरा करेगा, वो ऑक्टेट पूरा करता है, अर्थात वो अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, जिससे कि वो अपना अस्थायित्व को बना सके, प्राप्त हो सके, उसकी मजबूती ज्यादा हो सके। तो इसलिए करके यहाँ हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है और बाकी सभी तत्व वो ऑक्टेट पूरा करता है। तो देखते हैं यहाँ पे कार्बन है, कार्बन 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। इसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। हाइड्रोजन का देख लें, परमाणु संख्या 1 होता है, तो 1s1। इसके बाह्यतम कक्षा मतलब एक ही कक्षा है, एक ही कक्षा हो गया, वही कक्षा उसका बाह्यतम कक्षा ही कहलाएगा और अंदर का भी कक्षा वही कहलाएगा। तो यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जब साझेदारी होगा, सहसंयोजी बंधन होता है, तो सब अपना अपना बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन, यहाँ कार्बन है, कार्बन अपना बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन इस तरह से, इसके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रखा हो, बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से उन्होंने रखा हो। अब हाइड्रोजन आएगा, तो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन यहाँ से उठा और वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसके सामने रख दिया, कार्बन के सामने। तो यहाँ पे ये रख दिया इसको, ठीक है। लेकिन एक हाइड्रोजन से तो इसका पूरा नहीं हो, यहाँ से हाइड्रोजन देखिए ये तो पूरा हो गया, हाइड्रोजन का काम हो गया, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर लिया साझेदारी से। लेकिन यहाँ पे कार्बन का तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ 2 और 3 अभी 5 हो गया इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी भी 8 होने के लिए 3 और चाहिए, इसलिए करके 3 और हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बनाएगा। तो मतलब एक हाइड्रोजन और यहाँ से आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा, नेक्स्ट हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, इस तरह से। अब देखें हाइड्रोजन का, तो ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्ष में, इसके भी 2 हो गया, हाइड्रोजन खुश। इसके बाद देखें तो कार्बन का, तो 2 2 4 2 6 2 8, ये टोटल ले लेंगे यहाँ से इस तरह से साझेदारी से, ये टोटल कितना हो गया 8। तो अब जो हो गया कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा, हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा। अब यहाँ से एक बात देख, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है वो एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन से जो साझेदारी बनता है वो सिंगल बंधन बनता है और उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बाद में हम इसका डिस्कशन बहुत अच्छे तरह से बताएंगे, कैसे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, कितना पाई बॉन्ड होता है, वो आगे के हम क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ से फिलहाल ये सीखना है कि एक इलेक्ट्रॉन की अगर साझेदारी हो रहा है तो वहाँ एकल बंधन बनेगा। यहाँ पे देखें एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है, तो यहाँ पे इसको अगर देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन इनके बीच में एक बंधन, एक इलेक्ट्रॉन का, फिर यहाँ पे एक बंधन और एक बंधन, ये हो गया CH4। इसको शॉर्ट रूप में लिखें तो CH4, नाम भी होता है, मिथेन होता है, बाद में देखेंगे। तो ये हो गया CH4, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनाया तो 4। अब नेक्स्ट देखते हैं कार्बन विथ ऑक्सीजन, कार्बन विथ ऑक्सीजन, कार्बन विथ ऑक्सीजन। तो कार्बन का तो है C6 1s2 2s2 2p2, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s2 2s2 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ से देखें इसके बाह्यतम कक्ष में, कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 4, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 4 2 6 हो गया इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन को बंधन बनाने के लिए कितना चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, साझेदारी करने के लिए, 8 पूरने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसको और कितना चाहिए, मात्र 2 चाहिए। ये 2 ही बंधन बनाएगा, मतलब अपना 2 ही इलेक्ट्रॉन साझेदारी में देगा, तो बंधन बनाना है। लेकिन ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन देगा, और 4 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से देगा, क्योंकि इसको 4 से 8 पुराना है, मतलब ऑक्टेट पूरा करना है। तो यहाँ से कार्बन जो है इस तरह से अपना एक ऑक्सीजन के सामने अपना 2 इलेक्ट्रॉन रखा, यहाँ से ऑक्सीजन ये वाला है, तो ये अपना भी ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रख दिया,
ये भी 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब बाकी का यहाँ पे है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है बाह्यतम कक्ष में वो 6 है, लेकिन भागीदारी कितना का ले रहा है 2, बाकी बच गया कितना 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बचा हुआ, ये इसका 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर बात करें यहाँ से ये अगर इसको हम दे दें, ऑक्सीजन का तो पूरा हो गया, और कार्बन का जो बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है इससे अभी नहीं पूरा, इसलिए करके एक ऑक्सीजन से और बनाएगा यहाँ, ये हो जाएगा इसका 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, और बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन इसका एडिटिव रहेंगे। इसको यहाँ से मिला दें और फिर इसको कंप्लीटली इसको इस तरह से मिला दें। ये कार्बन का भी ऑक्टेट, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन। हमने बताया है हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी एलिमेंट जो है अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, जिससे ऑक्टेट पूरा करता है वो। तो यहाँ से 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ तो 2 बंधन बनेगा। तो मतलब यहाँ ऑक्सीजन डबल बंधन कार्बन, डबल बंधन ऑक्सीजन, इट मीन्स ये बन गया मानो CO। अब एक बात और यहाँ पे जो है, ये जो है यहाँ पे इसके कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन भाग कितना लिया बॉन्ड बनाने में 2, तो इसको जो बॉन्ड पेयर हो गया इसमें 2 हो गया। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की कॉन्सेप्ट यहीं से सीख सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन जो बंधन बनाने में भाग लेता है उसी को बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में भाग ले रहा है, यहाँ पे है तो टोटल 6 का 6 बॉन्ड में भाग नहीं ले रहा है, भाग कितना ले रहा है 2 ले रहा है, इसका बॉन्ड पेयर कितना 2। लोन पेयर, लोन पेयर जो हो जाएगा इसका लोन पेयर, लोन पेयर देखें तो लोन पेयर हो जाएगा इसमें, जो लोन पेयर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं करता है, चुपचाप बैठे रहता है, उसी को बोला जाता है लोन पेयर। मतलब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 में से 2 बॉन्ड बना लिया तो 2 बॉन्ड पेयर में चला गया, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर है। तो लोन पेयर, पेयर जो होता है 2 का 1 पेयर होता है, इसलिए करके यहाँ लोन पेयर में कितना हो जाएगा 2। तो चूंकि यहाँ पेयर जो लिखा है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि बॉन्ड पेयर भी 2 लोन पेयर भी 2 कैसे हो गया, बॉन्ड पेयर 1 होना चाहिए तब, नहीं, बॉन्ड पेयर जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन लिया, पेयर बन गया ना, यहाँ पे भी 2 दिया तो इसका भी 1 ले लिया, पेयर बन गया। इसलिए करके हम बॉन्ड पेयर जो होता है, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए करके हम इलेक्ट्रॉन को ही बॉन्ड कर लेते हैं तो वो हो जाता है बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन खुद का किसी से नहीं है, ये 2 4 है तो 4 में 2 ही पेयर हुआ, तो इसलिए करके लोन पेयर 2 हो गया। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर यहाँ पे 2 होता है, इसलिए करके ऑक्सीजन पे हमेशा 2 लोन पेयर होता है और वो जो बंधन बनाता है तो 2 बॉन्ड पेयर होता है। ठीक है, थैंक यू, आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंप्लीट करेंगे। और अब तक जो भी इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह का रोज आपको नए से नए वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।